बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, अवाम ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि कौमी असम्बली से मिनी बजट मंसूर होने के बाद महंगाई का नया दौर खुल गया है। शहरियों का कहना है कि पहले ही कौन सा सस्ता था, अब नया बजट न जाने आगे क्या गुल खिलाएगा। वाज़िया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से मंजूर फाइनेंस बिल के आने से दरामदगी मोबाइल फ़ोन, दरामदगी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, अद्वियात, दरामदगी खाम माल, सनत और ज़रूरी आलात पर भारी टैक्सेस डले हैं, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर हुई है। फाइनेंस बिल के बायस कॉटन सीड, सलाई मशीन, सनती मशीनरी, दरामदी प्लांट, डेयरी फार्म, फ़ैन, मछली की खुराक भी महंगी हो गई है। मिनी बजट के असरात आना शुरू हो गए और पैराडोल समेत मुतअद्दिद दवाइयों की कीमतों में नुमायाँ इजाफा भी हुआ है। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट के बाद दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर 17.5% टैक्स के बाद मुतअद्दिद दवाइयाँ 10 से 20% महंगी हो गई हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मैदे की तज़ाबियत की दवाइयों में वाज़िया इजाफा हुआ है। जिस्म को दर्द के फौरी दूर करने वाला इंजेक्शन भी महंगे हो गए हैं। 31 रुपये में फ़रोख्त होने वाला इंजेक्शन वारन 36 रुपये का हो गया है। मैदे या अल्सर की दवाइयों में भी 5 से 10% इजाफा हुआ है। इस सारी सिचुएशन में जब ये हो रही है, हुकूमत का ये ख्याल है कि जी इसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी पर नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मिनी बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका दिफा करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे गरीब पर बोझ डले। टैक्स की छूट दरामदगी की गई अशिया पर थी जो अब वापस ले ली गई है, और ये कि गरीब इंसान इन अशिया को इस्तेमाल नहीं करता। दूसरी तरफ हमने देखा कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली की ख्वाब देख रही है। किस तरह हुकूमत ये ख्वाब देख रही है हुकूमत को हटाने की अपोजिशन, जबकि ग्राउंड के ऊपर अभी जो मिनी बजट पेश हुआ है उसके अंदर जो नंबर गेम्स थी वो हम सबके सामने थी। सबको अंदाज़ा हो चुका है कि हुकूमत को हटाना अपोजिशन को अपेरेंटली नहीं है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपोजिशन को लगता है कि वो आएंगी और हुकूमत में इन हाउस चेंज भी आ सकता है और हुकूमत को हटाया भी जा सकता है। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन है राना मकबूल अहमद साहब ने, सैनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा साहब, वंस अगेन सैनेटर फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मेरे साथ हैं लाल चंद, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप तीनों के आने का जी बहुत शुक्रिया। रान साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। सर, अवाम को मायूसी हुई है, वो कह रहे हैं कि जी पहले हम पे बहुत लोड था, अब और लोड डाल दिया गया है। ये जो मैंने अभी एक लिस्ट बताई है दवाइयों की और बाकी की अशिया की, ये तमाम आम आदमी के इस्तेमाल की, किसान के इस्तेमाल की, जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनके इस्तेमाल की अशिया हैं। और वो कहते हैं जी लेकिन वज़ीर ख़जाना का ये कहना है कि इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पर नहीं पड़ेगा, वो ठीक रहेगा। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट जी? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ वज़ीर ख़जाना साहब से कि किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो आपने गिनती है ना चीज़ें। ना तो बिजली की कीमतों में इजाफा होने का जो अभी 4.5 रुपए पर यूनिट बढ़ा है और रोज़ बढ़ता है, ये कोई नई बात थोड़ा है। और आज जो क़यामत होनी है 12 बजे आनी है, जो बिजली जो पेट्रोल की कीमत चढ़नी है जी, और जो दवाइयों की कीमत आपने बताई है, खाने पीने की चीज़ें है, जो दूध है, मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब ठीक कह रहे हैं कि किसी बात का कोई असर नहीं है किसी के ऊपर भी। और बहरहाल खुशी है, लहर बहर है, गुर्बत भी नहीं है, अफलास भी नहीं है, भूख भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, और हाल और मुस्तकबिल रोशन है। तो ये जो इसे कहते हैं सब्ज़ बाग, तो वो दिखाते रहे सब्ज़ बाग, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोग उनसे डिसएग्री करते हैं और उनसे इत्तेफाक नहीं करते। लोगों का मैसेज यानी महंगाई से कुछ ऊपर निकल गया है। वो कहते हैं कि तन हम दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा न हम, सारा जिस्म तो जख्मी है, मरहम कहाँ कहाँ रखें। जो कैफियत जो है बहुत बुरी है। इसलिए देख लें, समझ लें, वज़ीर ख़ज़ाना साहब
ये उनकी सवाबदीद है। अगर वो हालात को सही सूरत में नहीं पढ़ना चाहते तो उनको मजबूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हकीकत हाल यही है। वो किसी ने कहा था ना कि जाने क्या ढूंढती फिरती हैं ये आंखें मुझ में, राह के ढेर में न शोला है न चंगारी है। वाह, ठीक, इसलिए कैफियत बड़ी दिगरगू है। बिल्कुल सिर्फ ठीक, ये बातों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल जी, सही। जी। अच्छा, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सर आपकी तरफ में आता हूं। आप लोगों का बड़ा इस चीज़ को लेकर एक बड़ा स्ट्रांग व्यू था, ऑल द मुस्लिम लीग नून का भी था, कि हम लोग जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं हम इनको मना लेंगे कि ये मिनी बजट पेश ना हो। लेकिन कल हमने देखा कि 10 अरकान जो अपोजिशन के थे वो नहीं आए और हुकूमत की तरफ से 14 अरकान नहीं आए। सो कैसे आप लोगों को ये फीलिंग थी कि जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे वो PMLQ हो, चाहे वो GD हो, ये लोग हुकूमत की बात नहीं मानेंगे और आप लोगों के साथ आ जाएंगे? जी, करना, इस तरह की सोच करना है, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन का राइट है। हम समझते हैं कि चीज़ें इशारों पर चल रही है, जब इनको इशारा होगा तो ये इधर से उधर आ जाएंगे रातों रात। अभी इनको इशारे नहीं मिले हैं, पर एट द सेम टाइम मुस्लिम लीग ये अपना PTI के अंदर भी तो बड़ी बगावत लगी पड़ी है। नूर आलम या जो वजीर दफा है उनमें भी रिसेंटमेंट आपको नजर आई। इस हद तक नूर आलम ने कहा कि ECL में प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया जाए अलॉन्ग विद द कैबिनेट। तो चीज़ें तब्दील पाकिस्तान में हो जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन पर हमारा बिलीव है, पीपल्स पार्टी का खास तौर पर। ठीक है जी, और जो भी हो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के तहत ही चीज़ें हों, कोई दूसरे तरीके पर तो हम यकीन नहीं रखते हैं। पर ठीक, ये जो भी तब्दीली आई है, इस तब्दीली से जो जो मिनी बजट जो पास हुआ है उसका इफेक्ट तो आम आदमी पर, गरीब आदमी पर, मिडिल क्लास पर बहुत ज़्यादा होगा। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये रिसेंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल सही, मसला ये है कि चीज़ें बहुत सी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं टेलीविज़न पर पाकिस्तान अभी उस पॉइंट पर आ गया है कि आप देखेंगे कि कमिंग 3-4 महीने में जो कभी हम बात नहीं करते थे वो भी बात करनी पड़ेगी। ओके, मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और सड़कों पर, गली मोहल्लों में। ठीक, और वो जो दिन है वो उन कुव्वतों के लिए वो दिन होगा जिस दिन वो दरिया सिंध में डूब कर मरे, और वो अभी दूर नहीं है। ठीक, चीज़ें पॉइंट आ नजर गया आ जी आपका, ठीक हो गया। लालचंद भाई आपकी तरफ में आता हूं। जो बजट पेश किया गया, जो मिनी बजट, जो अपेरेंटली फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा जा रहा था कि जी इसका इंपैक्ट जो है वो आम आदमी की जिंदगी पर नहीं आएगा, ये टैक्सेबल जो लोग टैक्सेस देते हैं उनको भी इशू नहीं आएगा, जो नॉन टैक्सेबल लोग हैं ये बेसिकली उनके ऊपर है। डॉक्यूमेंटेशन की उन्होंने बात की थी कि जी डॉक्यूमेंटेड नहीं है हमारी इकोनॉमी, जो हमारे पे एक प्रेशर भी, ऑब्वियसली प्रेशर होना भी चाहिए कि हमें करनी चाहिए। लेकिन अपेरेंटली अब लग रहा है जिस तरह प्राइसेस बढ़ी है, नेपरा की प्राइस बढ़ी है, बिजली की बढ़ी है, पेट्रोल की बढ़ी है, अद्वियात की बढ़ रही है, तो इंपैक्ट तो आम आदमी के ऊपर आ रहा है। शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त दी है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप एक ब्लीक पिक्चर कौम को दिखा रहे हैं, इससे ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ें मुआशी फ्रंट पर तमाम ज़बरदस्त हो रही हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तारीखी तौर पे बढ़ गई हैं, इतनी पहले कभी एक्सपोर्ट्स नहीं थी। पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं जिनकी पीपल्स पार्टी और नून लीग वोट की भी मुखालफत करते हैं, वो उन्होंने जो इतने डॉलर्स भेजे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आए। कोरोना जो है उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, पाकिस्तान ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया है। आप एग्रीकल्चर में फसलें देखें, वीट हो, राइस हो, मकई हो, गन्ना हो, वो उनकी जो प्रोडक्शन हुई है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, इतनी कभी प्रोडक्शन नहीं हुई है। हेल्थ कार्ड जो है, यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में। एहसास प्रोग्राम 160 बिलियन जो है 260 बिलियन की जो है बजट में उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। 120 बिलियन हमने उन 2 करोड़ खानदानों के लिए अभी मुख्तस कर दिए हैं
जो इस महंगाई की वजह से वो हिट हो रहे हैं उनको टारगेटेड एक सब्सिडी देंगे। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम में सिर्फ 30 बिलियन डिसबर्समेंट हो चुकी है, जब नून लीग के 5 सालों में सिर्फ 25 बिलियन हुई थी। हमने 2 सालों में इतनी डिसबर्समेंट हम कर चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, जो इस साल हम रेवेन्यू कलेक्ट करेगी जो ये हुकूमत, वो 6000 अरब होगा। अब जो ये टैक्स विथड्रॉल हुई है, ये 343 बिलियन रुपए की हुई है, जिसमें से सारी एडजस्टेबल एंड रिफंडेबल है सवाए $71 बिलियन के, बिलियन रुपीस के। और जो 71 बिलियन रुपीस है, उसमें भी 69 बिलियन जो है वो जो है पैसे जो है या जो को टैक्स जो होगा वो सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे है, और इससे सिर्फ 2 बिलियन जो है उस पे यकीनी तौर पे उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है। इफेक्ट आप 6000 बिलियन जो हम कलेक्शन करेंगे उसमें 2 बिलियन का क्या इफेक्ट होगा वो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। जिस तरह से हजरात जो फरमा रहे हैं कि पीटीआई में नूर आलम खान साहब ने कुछ कह दिया, या मैं उस पे आता हूं, मैं जरा, मुझे लालचंद भाई उस पे मैं आता हूं, मुझे जरा उस पे मैं आता हूं। बिल्कुल, मैंने उस चीज के ऊपर पूरा सेगमेंट करता हूं। मैं सिर्फ जो आप बात अभी कर रहे हैं, आपने कहा कि ब्लीक पिक्चर दिखा रहे हैं, इनवर्ड रेमिटेंस बिल्कुल आई है, इनवर्ड रेमिटेंस आनी भी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। उनको अगर अच्छे रेट मिलेंगे तो वो बिल्कुल आनी चाहिए, उसका गवर्नर साहब भी कहते हैं। खाद का इशू आप लोगों की हुकूमत में हुआ, एहसास प्रोग्राम का आपने मेंशन किया सर। 9 करोड़, हमारा 22 करोड़ का अवाम है और अवाम का मुल्क है, लेकिन उनमें से 9 करोड़ इस वक्त फैमिलीज एहसास प्रोग्राम के अंदर जा चुकी हैं। दैट मींस उसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, और गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, इसलिए हमने उनको अब इसके अंदर एड अप किया है। सो जहां पर चीजें ठीक है वहां पर बिल्कुल बताएंगे, लेकिन जो चीजें जेन्युइनली ऑन ग्राउंड है उससे ब्लीक पिक्चर तो नहीं है, ये तो सब कुछ सबके सामने ही है जी। आपने सिर्फ एक साइड पेश की ना, इसलिए मुझे एतराज था, और है दोनों साइड आप पेश करें। मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं है मुल्क में। अब ये जो दोनों पार्टीज के जो सेनेटर साहिबान बैठे हैं, इन्होंने जब नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी तो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डिफिसिट था। तो आप अंदाजा लगा लें, इस हुकूमत ने आते ये मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहा था, तो दोस्त ममालिक से पैसे लेकर इस मुल्क को जो है बैंकरप्ट होने से बचाया। उसके बाद मुसलसल कोशिशें जारी है ताकि, और उसमें कोविड ने जो पूरी दुनिया में एक धूम मचाई, आपको अंदाजा होना चाहिए कि पेट्रोल की प्राइसेस डबल हो गई हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास पेट्रोल इतना नहीं है, लेकिन अब कम भी हुई है, नहीं है हमारे। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे जरा राना साहब के पास जाने दिए, मैं आता हूं। लेट मी कम बैक टू यू ऑन दिस। राना मकबूल साहब, सर वो कह रहे हैं कि जी आप लोगों की लास्ट हुकूमत थी और आप लोग मुल्क को बैंकरप्ट छोड़ के गए थे। इमरान खान साहब नहीं जाना चाहते थे IMF के पास, लेकिन आप लोगों की वजह से, क्योंकि बैंकरप्ट होने लगा था मुल्क, इसलिए उनको दोस्तों की तरफ भी जाना पड़ा और अब IMF के पास भी ये लोग गए हैं। क्या कहेंगे सर, सारे मसले की वजह ही मुस्लिम लीग नून रही है शायद? और दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया ही किसी ने नहीं है। जब आपको पता है डेटोनेशन हुई थी, वो एक्सप्लोड हुआ था, धमाके किए गए थे, तो सऊदी अरब ने 2 साल के लिए मुफ्त तेल दिया था पाकिस्तान को। अपनी गुडविल होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है। और अब देख लें, उन्होंने $3 बिलियन दिया है और $4 जो है उसका 7 इंटरेस्ट लगा दिया है, और कहा कि हम 72 घंटे के नोटिस पे ये पैसे वापस ले सकते हैं। बात यह है कि जब कोई बात ना सुने, आपकी गुडविल ना हो, कोई कम्युनिकेशन ना हो, तो कोई साख ना बन सके, तो फिर ऐसे होता है। अब जो लोग मोटरवे बना के दे गए हैं, इनको बिजली के कारखाने लगा के दे गए हैं, ये सारा अंधेरा होता था। आपको भी पता, कारी साहब, हम सबको पता है क्या क्या नहीं। सी पैक के सारे वो प्रोजेक्ट शुरू करके गए हैं, जिससे हवा का रुख बदल रहा था, जहाँ आके उन्होंने रुकावट डाल दी, और उसमें कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और ये जो कहते हैं कोरोना, ठीक है, कोरोना बहुत बड़ी मुश्किल थी, लेकिन जिस टेररिज्म के हालात में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने काम किया था, आपको पता कितने धमाके होते थे, फिर वो फाइट बैक किया गया और टेरर जो है वो काबू में आया। वो जिन था जो काबू में नहीं आ सका, और आपको पता है CTD ने, पंजाब ने, बाकी लोगों ने मिलकर किया। इसलिए ये सिर्फ कहने की बातें, हमें ये दे गए, वो दे गए,
आपने 3.5 साल में क्या किया है? मैं आपको बताऊं, अब सक्खर से लेके हैदराबाद तक 3.5 साल हो गए, 3.25 साल। वो तो यहाँ से मिला गया ना, मियाँ साहब पीछे लग के उन्होंने बनवा दी मोटरवे। ये एक ईंट नहीं लगा सके वहां से सक्खर से लेके हैदराबाद तक। इसलिए ये कहने की लेट्स नॉट पास ऑन द बक टू अदर्स। ईमानदारी के साथ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हम वो कार्ड देंगे, वो कार्ड तभी देंगे कुछ अर्न कर सकेंगे। तो अब लोगों को रोटी नहीं मिल रही, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, बूढ़ों को दवाई नहीं मिल रही, तो आप क्या करेंगे ये? इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है। ठीक, मतलब ये है कि वक्त थोड़ा है, आप मान जाए कि कुछ नहीं हो सकता, आप किसी और के हवाले करें, जमहूरियत के तहत जो हो सकता है। अपने गले में इतनी ज्यादा देर तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इससे अवामुन्नास का हाल बहुत बुरा हो गया है। आज देखें आप रात को क्या होगा, आपको पता है? रात को 12 बजे पेट्रोल की कीमत चढ़ जाएगी। कल बिजली की चढ़ी है। और कभी ऐसी होता है कि हर 15 दिन बाद 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए। कहाँ जाए लोग? ये जो बिजली भी तो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, पॉइंट आ गया जी, की लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये आपको पता है कितनी मुश्किलात कितनी बढ़ गई हैं। लोगों ने खुदकुशियां शुरू की हुई हैं, माएँ अपने बच्चों को मार रही हैं। तो ये कौन है, किसने सर पॉइंट आ गया, ठीक हो ख्वाजा साहब जी, ठीक हो गया ख्वाजा साहब। दो चीजें हैं। एक तो आज 3.5 साल बाद भी लालचंद साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है और ये बयानिया है कि जो खराबियां थी वो पिछली हुकूमतों में की, जिसमें आप लोगों की और मुस्लिम लीग नून की रही है। और वो कहते हैं जी 3.5 साल टाइम स्पैन भी बहुत थोड़ा इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए या रीअलाइन करने के लिए, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए। डू यू एग्री ऑन इट? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताइएगा, अभी पनागाहों की भी बात हो रही है एंड ऑल दैट, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी जरूरी है? आपने पनागाह बना दी, आपने लोगों को सब कुछ दे दी, लेकिन अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप लोगों ने तो लोगों को बस फिर मांगने के ऊपर लगा दिया। व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? बातें हैं कि दो तरह की पार्टी सारी दुनिया में काम कर रही होती हैं। एक होती है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए सोच रही होती है, रोजगार देने के लिए। दुनिया में हर जगह सेंटर टू द लेफ्ट पार्टीज या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज इक़्तिदार में आती हैं तो रोज़गार देती हैं। अब पीटीआई वालों ने रोज़गार दिया तो नहीं, रोज़गार से लोगों को निकाला है। वफाक में आपने देखा मुख्तलिफ महकमों में इन्होंने कोई रोज़गार नहीं दिया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इकनॉमी, ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं, तो जनाब आप पहले तो पार्लियामेंट को मजबूत करें, आप अपनी खारजा पॉलिसी खुद चलाएं, और जब खारजा पॉलिसी खुद चलाएंगे तो आप जब तक दोस्तियां नहीं बढ़ाएंगे सारी दुनिया के मुल्कों के साथ, और तो फिर आपको पैसे किस तरह मिलेंगे? ठीक, मसलन शाह महमूद कुरैशी जिस तरह जो दीगर वजीर खारजा या दीगर लोगों के सामने बैठते हैं, उससे तो मेरे ख्याल से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। और इमरान खान का तो जवाब नहीं है। वो जिस तरह उनके एटीट्यूड और बिहेवियर्स हैं, उससे कोई दोस्तियां बढ़ती तो नहीं है। मैं मुल्कों की बात कर रहा हूँ, वो ख़राब हो रही है। और तीसरी बात, इन्होंने पार्लियामेंट का सहारा नहीं लिया है। जब इंसान पार्लियामेंट का सहारा नहीं लेता है तो अकेला पड़ जाता है। पार्लियामेंट के इन्होंने अंदर अभी ये बिल पास कराए, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर तो कराया बिल पास, और इन्होंने कहां पर बिल पास कराए हैं? जनाब पार्लियामेंट का मिसाल के तौर पर 2014 में जो कंस्पायरेसी हुई थी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए, तो मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टीज ने पार्लियामेंट के सारे पर बचाव किया। और पीपल्स पार्टी का भी यही 2007 और 8 के बाद हमने यही पॉलिसी रखी। ओके, इन लोगों ने अकेले रह गए हैं। इनको मुख्तलिफ ऐसी कुव्वतें जो आपको नज़र नहीं आती, उनके सहारे पर चल रहे हैं, पार्लियामेंट के सहारे पर नहीं चल रहे हैं। ओके, जब पार्टीज पार्लियामेंट के सहारे पर नहीं चलती हैं, पॉलिसीज जो है वो इनकी अपनी तरफ से नहीं है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान सारी दुनिया में ठीक, वो तना रह गया है। पैसे नहीं मिल रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। ये तो झूठ बोल रहे हैं कि भाई एवरीथिंग इज फाइन।
मुझे जरा जवाब लेने दें। ठीक हो गया लालचंद भाई, एक चीज आई रियली वांट कि आप रिस्पॉन्ड करें इसके ऊपर। नंबर 2, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल में, जो सवाल आप लोगों से ही होना चाहिए कि पार्लियामेंट का रोल हम देखते हैं कि बहुत कमजोर है। क्यों ये फीलिंग है कि टेलीफोन आ जाते हैं तो लोग आ जाते हैं, नहीं आते तो लोग नहीं आते, आपके अपने अंदर जो लोग हैं वो आप लोगों के खिलाफ है? ये क्यों एक मिथ सी बनाई हुई है ऑपोजिशन ने कि जी ये सब कुछ हो रहा है और आप लोगों की हुकूमत का ही सारा इशू है? देखिए, मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। राणा साहब तो एक जनरलाइज टर्म्स में बात कर रहे हैं। कहते कि ये पार्लियामेंट है, ये आईने पाकिस्तान के तहत चलती है, जिसके लिए ख्वाजा साहब कहते हैं कि ये आइन हमने बनाया, 18वीं तरमीम हम लाए, ये उस पर फख्र भी महसूस करते हैं। तो हम उसी आइन पे चलते हुए ये पार्लियामेंट चला रहे हैं। और ख्वाजा साहब को पता होना चाहिए कि इनकी लीडरशिप ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरे 1.5 घंटा इसी पार्लियामेंट में तकरीर की, जो हमारे हुकूमती बेंचों ने बड़े सुकून से सुनी। राणा मकबूल साहब के जो लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 3 घंटे तकरीर की और हमने बड़े सुकून से सुनी। इनकी बड़ी डिमांड होती थी कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में नहीं आते। उस दिन प्राइम मिनिस्टर भी मुसलसल 7 घंटे पार्लियामेंट में मौजूद रहे। लेकिन उसके बावजूद आपने जो पार्लियामेंट में इनका रवैया देखा, जिस तरह से ये स्पीकर पे हमला करते रहे, जिस तरह से ये बदतमीजियां करते रहे, और ये कल से ये इस सेशन से ही नहीं, उससे पहले भी आपने देखा कि खातून मेंबर ने हमारे खातून मेंबर को पर हमला करके उसका हाथ तोड़ दिया। तो ये पार्लियामेंट ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट वो जो इनके मुफादात को प्रोटेक्ट करे। ये पार्लियामेंट या इमरान खान इनके मुफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया है, वो पाकिस्तान के मुफादात को प्रोटेक्ट करने आया है और करेगा। और ये पार्लियामेंट फुली फंक्शनल है। उसने उस दिन भी नंबर ऑफ लॉज जो है उसको पास किया है। वो एक सोशल लॉज भी थे, वो टैक्स रिलेटेड भी थे, वो बजट रिलेटेड भी थे। तो इनका ये कहना कि पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रही, तो मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखता। जहां तक ये बात मैंने पहले भी कहा, मैं कहना उसको क्लियर करना चाहूंगा। जो ये कह रहे हैं कि भाई नूर आलम खान ने कुछ कह दिया, यार नूर आलम खान ने जो कुछ कहा वो पार्टी के मीटिंग में कहा, ये उनका हक है, वो कहे और मुझे ये बताएं कौन सी पार्टी है जिसमें इख्तिलाफात नहीं होते? क्या ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार एक दूसरे से 5 साल बात भी नहीं की है? क्या किसी से बात ढकी चुकी है? नवाज शरीफ से भी लड़ते थे। तो और ये इन्होंने मखदूम अमीन फहीम को पीपल्स पार्टी ने कहा आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने गिलानी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और उनके अंदर एक मुसलसल एक ग्रुप रहा। तो ये किससे बात ढकी चुकी है? ठीक छोटे छोटे मामला में अगर ये खुश होना चाहते हैं तो यकीनी हो जाए, इनमें कोई यूनिटी नहीं है, अपोजिशन कंप्लीटली डिवाइडेड है। वो ये आस लगाए अगर बैठे हैं कि हम में से कोई पार्टी, हमारी पार्टी में से कोई उठ के इनको बचाएगा, तो इनकी गलत फहमी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे जी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ज़रा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अब ये तो मिनी बजट बात हो गई। हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल भी है, हुकूमत का ख्याल है कि हमने जो मिनी बजट पेश किया वो ठीक है, आम आदमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट किस हद तक आ रहा है ये तो हम सबको पता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सारी सिचुएशन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब लोग कह रहे हैं कि जी इन हाउस चेंज आएगा, जिसके अंदर मौलाना फजल रहमान भी हैं, और दूसरी तरफ हम लोग एक इख्तलाफ भी देख रहे हैं जो उस वक्त उस दिन पार्लिमानी पार्टी के अंदर हुआ परवेज़ खटक साहब का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और हमाद अजहर से। ये सिचुएशन क्या है? क्या इलेक्शन करीब आ रही है इसलिए सब कुछ किया जा रहा है, या जस्ट टू बाय टाइम ये सब कुछ किया जा रहा है, या अपनी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है? इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी राना मकबूल साहब, सर मुझे ज़रा आप लोग बताएं किस तरह आप लोग समझ रहे हैं कि 23 मार्च को आप लोग भी जा रहे हैं, जिसके ऊपर शेख रशीद साहब ने बड़ा एक जवाब दे दिया है। उनका ख्याल ये है, हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आया जाए, आप लोग कह रहे हैं कि हम इन हाउस चेंज भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। सर ये कैसे सारी चीज़ें मैनेज करेंगे? अभी आपने सेनेट के देखा, आप खुद सेनेटर हैं, आपने सेनेट के अंदर देखा आपकी और पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी के बावजूद आप लोग नहीं हटा सके सादिक संजरानी साहब को। आपने अभी पार्लियामेंट के अंदर देखा जो कुछ हुआ, मिनी बजट पेश हुआ। सर कौन सी उम्मीद है आप लोगों को कि आप लोग इन हाउस चेंज ले आएंगे? और ये लॉन्ग मार्चेस ने पहले कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेंगे जी?
देखो काजी साहब, बात ये है कि बड़ी मैनिफेस्टेशन है पब्लिक ओपिनियन की। अब जो नूर आलम साहब ने बात की है या वो खटक साहब ने बात की है, परवेज खटक साहब ने, ये लोग जो हैं, जो भी सेंसिबल पार्लियामेंटेरियन हैं, लोगों की गुर्बत और अफलास, उनकी तकालीफ की वजह से अंडर प्रेशर आ चुके हैं। जब भी अपने इलाकों में जाते हैं तो लोग इनके गले पड़ते हैं। आप देखिए उसके असरात क्या हैं इस गुर्बत के और तलाशी के वो लोकल बॉडीज इलेक्शन हार गए और बुरी तरह हारे केपीके में, हालांकि उनका वो शुरू से ही है उनके पास से। आप देखते हैं कुछ छोटी सी ये डेवलपमेंट है, पंजाब में सारे के सारे बाई इलेक्शन हार गए, उससे पहले कंटोनमेंट के इलेक्शन हार गए। ये क्या इंडिकेट करता है? लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? और ये एमएनए या एमपीए जो है वो क्या पढ़ेंगे? ये वक्ती तौर पे मैनेज कर लेना और बात है, एक ड्यूरेबल पॉपुलैरिटी को सस्टेन करना और बात है। क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन तो हुई नहीं, बल्कि जो हुआ है नेगेटिव हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ काम नहीं कर रहा, गुर्बत है, जॉब नहीं है और हर चीज इतनी महंगी है। कभी ऐसा होता है कि महीने में आप 10 रुपए पर लीटर बढ़ा दें और इसी तरह बिजली जो है वो 9 रुपए पर लीटर एक महीने में बढ़ा पर दें, यूनिट, तो लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? ये सारी चीजें जो है इस चीज को महमीज देती हैं कि होगा, मूवमेंट चलेगी और फाइनली लॉजिकल एंड तक जाएगी। लेकिन ये सर मैनेजमेंट मूवमेंट जो तो है पहले वक्ती भी तौर आप पे लोगों हो ने गई चलाई है। थी। अब राणा कहाँ साहब, तक होती रहेगी राणा मैनेजमेंट? साहब, कहाँ मूवमेंट तक पहले भी आप लोगों ने चलाई कैसे थी। अवामन नास के पास जाना है? सर आपने मूवमेंट पहले अवामन भी नास आप के लोगों पास ने जाना चलाई, है, पीडीएम तो के अंदर कैसे आप आप रोक लोग सकते थे, हैं? तो फिर क्या हुआ जी? जब तब सर पहले मूवमेंट चलाई, पीडीएम के अंदर आप और पीपल्स पार्टी इकट्ठे थे, इस्तीफों के ऊपर आप लोगों का रौला डाल गया, पंजाब के अंदर आप नहीं मान रहे होते, आप लोग किस तरह आप लोगों को लगता है कि आप लोग जाएंगे और वहां चीजें मैनेज हो जाएंगी? देखें, अब ये जो लक्ष्य है ना इस तरह की इख्तिलाफ राय की, ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। पब्लिक प्रेशर इनको इकट्ठा कर देगा, इनको इकट्ठा होना पड़ेगा, आप ये देखिए। और ये जो है सारे का सारा इशू लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा। ये इस तरह की गुर्बत और तकलीफ और अफलास की हालत नहीं चल सकती, ये सस्टेन नहीं की जा सकती। ठीक ये हो, मैनेजमेंट से काम नहीं चलना। आप फाइनली द पब्लिक ओपिनियन विल प्रिवेल, और पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर तले अपोजिशन अगर थोड़ी रिलेक्टेड भी होगी, उनको करना पड़ेगा और करेंगे वो, आप देखें। ठीक हो गया। ख्वाजा साहब, दो चीजें, एक तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने लॉन्ग मार्च का 28 फरवरी का मेरे ख्याल में डेट दी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे। सर वक्ती तौर पर मैनेज कर लेना अब नहीं चलेगा, राना मकबूल साहब का व्यू पॉइंट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना पब्लिक प्रेशर है कि लोग आएंगे? क्योंकि उस वक्त जब आप लोग पीडीएम में थे और 12-14 जमातें थी, उस वक्त आप लोग चीजों को नहीं पीछे कर सके थे हुकूमत को, तो अब कौन सी उम्मीद है आप लोगों को कि लोग आएंगे और आके पता नहीं क्या हो जाएगा? जी मुझे, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस साइकी ऑफ योर्स। जी साहब, मैं एक सियासी वर्कर हूं और मेरे जो बुजुर्गान हैं उन्होंने पाकिस्तान बनने के वक्त, उससे पहले और उसके बाद जेलों में गए हैं, जेल काटी है और तहरीकें चलाई हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि तहरीकें चले और कामयाब हो, वो प्रेशर बिल्डअप होते हैं और प्रेशर बिल्डअप किन के लिए होते हैं वो भी हम समझते हैं कि किन के लिए होते हैं। ओके, तो आवाम जो निकलती है उसके असरात होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बिस्तर पर लेटे और नींद आ जाए, हो सकता है कि नींद आपको 3 घंटे के बाद आए, हो सकता है कि नींद आपको नहीं आए, ठीक है, हो सकता है कि 5 मिनट के बाद नींद आ जाए। तो हम सियासी वर्कर हैं, हम समझते हैं कि तहरीकें किस तरह चलती हैं, किस तरह कामयाब होती हैं, किस तरह कामयाब नहीं होती हैं, पर मुतरक होना पॉलिटिकल पार्टीज़ का, आवाम का, ये बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल ठीक। और असल जो है, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के आवाम की जो जंग जिन कुव्वतों के ख़िलाफ़ है, उन कुव्वतों को ज़ेर करना है जो कि कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो ये आवाम की जो जंग है वो इसी हवाले से है। ठीक, और ठीक। कब कामयाब होती है इसका मुझे पता नहीं है, वो हमारे बच्चे देखेंगे, हम देखेंगे, या कौन और कोई और देखेगा, पर ये 47 से चीज़ चल रही है, ठीक, और अभी भी चलेगी।
और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के अवाम ही कामयाब होंगे। पॉइंट आ गया जी। लालचंद भाई, दो चीजें, पब्लिक प्रेशर कहा जा रहा है कि जी आप लोगों के ऊपर अब इतना पब्लिक प्रेशर आएगा, और कुछ कुव्वतों का उन्होंने जिक्र किया, वो तो खैर मुझे नहीं समझ आई, बट पब्लिक प्रेशर वो कह रही है इस हद तक आप लोगों के ऊपर अब आएगा कि आप लोगों को मानना पड़ेगा इन हाउस चेंज या वट एवर, या इलेक्शंस एंड ऑल दैट। आपको लगता है कि ऑपोजिशन का इतना प्रेशर या पब्लिक प्रेशर इतना है, आप स्पेसिफिकली हल्के की सियासत करते हैं, आपका जो वोटर है वो आपसे वाकई खुश है, वो वाकई कहते हैं सब कुछ ठीक है जी? जी लालचंद साहब, आपसे मैं बात कर रहा था जी, आवाज आई जी। आपकी आवाज ऑन एंड ऑफ आ रही है, जा रही है, मैं ख्वाजा साहब को भी पूरा नहीं सुन सका जी। देखें, राणा साहब ने फिर केपी के इलेक्शन की, लोकल गवर्नमेंट की बात की, तो मैं हैरान हूँ, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को क्या हुआ है। उनको वहां पे बड़ी शिकस्त हुई है, उनका वहां पे नाम और निशान खत्म हो गया है। ये दोनों पार्टीज जो हैं वो सुकड़ के रीजनल पार्टीज हो गई हैं। नून लीग सिर्फ पंजाब के कुछ हिस्सों में, और पीपल्स पार्टी जो है सिंध के रूरल के कुछ जिलों में जाके बची है। और ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक नेशनल पार्टी है, वो कौमी पार्टी है जो चारों सूबों में एग्जिस्ट करती है, उस पर ये बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है ये 7वीं बार हुआ है। ठीक है। और एक लॉन्ग मार्च हो भी चुका जो JUI ने किया था। अब उस लॉन्ग मार्च से पहले पीपल्स पार्टी ने, PDM के लॉन्ग मार्च से पहले जो पीपल्स पार्टी ने अपने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है जो 27 फरवरी को है। अब बेसिकली जो पहले भी इनके फेल हुए हैं और ये नहीं कर सके, उसकी वजह ये है कि इनमें यूनिटी नहीं है, अवाम इन पे एतमाद नहीं करते। ठीक है। अवाम को पता है कि आखिरी सहारा पाकिस्तान के लिए इमरान खान है, क्योंकि अगर इनको कुछ करना, हमें तो 3 साल हुए हैं, चले मुश्किलातें आई हैं, कोविड आया है, मुख्तलिफ चीजें आई हैं, लेकिन ये तो 30 सालों से इस मुल्क को लूट रहे थे, खा रहे थे। तो ये क्या अवाम इतनी, ये अवाम को इतना नासमझ समझते हैं कि वो अवाम इनको नहीं जानती। लिहाजा हमने भी फैसला किया है, आज हमने ये अनाउंस भी किया है कि देखिए ये हम धौंस नहीं चलने देंगे कि ये चोरी भी करें और धौंस भी जमाए। अगर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो 27 फरवरी को कराची से टुवर्ड्स इस्लामाबाद करेंगे अपना लॉन्ग मार्च जी, तो आज हमारे PTI के सदर अली जर्दी साहब ने ये ऐलान किया है कि 27 फरवरी को हम घोटकी टू कराची लॉन्ग मार्च करेंगे और इनकी करप्शन को हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये एतमाद खो चुके हैं, और वो लीडरशिप, वो पार्टियां जिनकी लीडरशिप पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के ये जो दुख और दर्द बता रहे हैं ना आवाम का, अगर इनको इतना ही दुख दर्द होता तो इनकी लीडरशिप आवाम के दरमियान में होती। लालचंद भाई मुझे एक चीज बताइएगा, ठीक, खाना खाते वो रोज नजर आते हैं कि जुडिशियल सिस्टम का ये मजाक उड़ाते हैं, ये एफिडेविट देके और वापस नहीं आते हैं। और फिर देखिए कुछ दिन पहले उन्होंने एक फीलर दिया, धमकी देने की कोशिश की कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो हमने तो बड़ी खुशी का इजहार किया कि आने दे, तो अब वो फिर भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मुझे जरा एक जवाब दीजिएगा लालचंद साहब, मुझे एक जवाब दीजिएगा। तो ये अवाम सब देख रहे हैं, ये नहीं कि ये अगर समझते हैं कि ये अवाम को धोखा देंगे, अवाम इन पे ट्रस्ट करे तो क्यों करे। अवाम को ये क्या के दे के गए थे, जो इन्होंने मोटरवेज बनाए बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने अवाम पे, लोगों पे, इंसानों पे क्या खर्च किया था वो देखने की जरूरत है। लालचंद साहब मुझे जरा एक चीज बताइएगा, आपको आवाज आ रही है मेरी जी? लालचंद भाई जरा के लिए बाहर जाते हैं जो, तो ये हमें क्या सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये इमरान खान जो है वो एक सियासतदान नहीं है, वो लीडर है, और वो सिर्फ कल का नहीं सोच रहे, वो नस्लों का सोच रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक बहुत कामयाबी से आगे बढ़ेगा। और पॉइंट आ गया जी आपका, होने वाली है ये आप देखेंगे। और अब ये 27 फरवरी और PDM का जो लॉन्ग मार्च है वो उससे पहले फिजल आउट हो। लालचंद साहब पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक हो गया। राणा साहब आवाज नहीं आ रही है,
मैंने अपना मौक़िफ़ रख दिया है जब तक जी ठीक आपका कोई है, सवाल जी आए। ठीक है। आवाज़ जी आपकी करते हैं हमारे आईटी वाले जी। अच्छा ब्रांड साहब आपकी तरफ मैं आता हूं, वो कह रहे हैं कि जी हम नस्लों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, हम टेम्परेरी गेन नहीं करना चाह रहे। टेम्परेरी गेन आप लोगों ने किए हैं और उसी का रिजल्ट है कि ये सब कुछ हो रहा है। सर ये तो एक हुकूमत का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि उनके ख्याल में आप लोगों की हुकूमत में सब कुछ खराबी थी और अब चीज़ें ठीक होना शुरू हुई हैं, ये उनका बयानिया भी ये है। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड ऑपोजिशन क्या इकट्ठी हो सकती है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो इस वक्त मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे होकर कोई चीज हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, या मुमकिन नहीं है जी? के साथ फरमाया कि यहाँ चोरियां होती रही हैं, लेकिन मुझे इजाजत दें मैं जरा एक सवाल कर लूं कि ये जो गंदम की चोरी हुई थी अभी और कहा था कि माफिया जो है हमने पकड़ लिया है, वो माफिया कहाँ है, किसकी सरपरस्ती हासिल है और किसके पास है? जो शुगर की चोरी अभी हुई थी वो कहाँ है, जिन्होंने शुगर चोरी की थी, वो माफिया को किसकी सरपरस्ती हासिल है? और ये दवाइयों का जो रैकेट हुआ था अरबों रुपए का, वो माफिया कहाँ है, वो चोर कहाँ है? क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है? जो पेट्रोल में हुआ था इसमें, और जो LNG जो है $4 की खरीदनी थी, अब $4 की खरीदनी थी पर यूनिट, अब $30.5 की खरीदी जा रही है। वो कौन ले गया, किसके अल्टीरियर मोटिव्स थे, किसने किया? और फिर फर्नेस ऑयल जो आपने यहाँ कर दिया जो इतना महंगा होता है, ये माफिया दर माफिया, पेच दर पेच है। इस तरह इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए, हमें जरा प्रैग्मेटिकली ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए। और रोज कहते हैं 30 साल, कभी कैलकुलेट किया है कौन से 30 साल और कहाँ 30 साल है? उन लोगों ने अपनी जान पे खेल के आपको बम बना के दिया, अकम्पलिश बम दिया, जिससे आपकी डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी हुई, जिस वजह से मुल्क कायम है, वरना पता नहीं इसके साथ क्या करता है इंडिया जो है। पॉइंट आ तो गया जी। ये नाशुक्री जो है ये भी नामुनासिब है। बिल्कुल ठीक है। अब आप गलत फैसले करा लें और झूठे फैसले करा लें, झूठे मुकदमों में उनको सजा दिलवा दें और फिर बातें करें कि जी वो उसने उन्होंने लिया नहीं है, तनख्वाह नहीं लिया, तो इसलिए हम इसको सर पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया सर। आप करवा रहे हैं, आप देखिए उसके हालात, उसके यही रेपरकशंस हैं। अब आपने सवाल पूछा कि ये इकट्ठे होंगे, लाजमी होंगे, ये हो नहीं सकता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बगैर जो है मैं नहीं समझता कि ये मूवमेंट चलेगी और बाकायदा चलेगी और प्रोडक्टिव मूवमेंट होगी और फ्रूटफुल मूवमेंट होगी। ठीक हो गया। इसलिए चलो उनको खुशफहमी हमारे दोस्तों को रहने दें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस सारे के सारे मुल्क में, सारे के सारे इश्यूज में मुल्क का और अवाम उन्नास का बेइंतहा नुकसान हो रहा है। हमने जाके IMF राज साहब मेरे पास टाइम बिल्कुल जी खत्म हो गया, ठीक हो गया, हवाले कर रहे हैं। अब देखेंगे इसके क्या नतीजे निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको मुल्क को अल्लाह बचाए, इसकी हिफाजत फरमाए। बिल्कुल ठीक है। ये जिसा राना मकबूल साहब नाजरीन कह रही हैं कि ये लाजिम है कि हम देखेंगे, और ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये तमाम लोग इकट्ठे होंगे। आइंदा आने वाले वक्त के अंदर हम देखेंगे किस हद तक इकट्ठे होते हैं। राना मकबूल साहब थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर ख्वाजा करीम साहब बहुत शुक्रिया जी, लालचंद साहब थैंक यू वेरी मच, आप सबने टाइम दिया। फिर से एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन कल 14 अगस्त को जेल रोड लाहौर के ऊपर सर्विसेज हॉस्पिटल है, जिसके बाहर से मैं सुबह दफ्तर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक साइड की जो ट्रैफिक है वो रुकी हुई है, 2 गाड़ियां खड़ी हैं और एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। बहुत काफ़ी देर लगी वहाँ से गुजरने में, लेकिन खैर उसके बाद जब हमने इसको चीज़ को चेक किया क्या था तो पता चला कि जी एक हामिद यासीन नामी एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन कोई 30-32 के लगभग थी, और सर्विसेज हॉस्पिटल ने ये जो लेटर इशू किया उसमें कहा कि जी जब ये शख्स हमारे पास सर्विसेज हॉस्पिटल में आया था तो ये मर चुका था। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये जो उनकी रिपोर्ट है उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि ये शख्स हामिद यासीन जो 32 साल का था, ये जब आया ये मर चुका था। ये जो इस वक्त टीवी पे आप देख रहे हैं बंदा जो बेंट हुआ है और जो बेड के ऊपर लेटा हुआ है, ये हामिद यासीन है। जी अब आप बिल्कुल, ये अब मैं भी समझने से कासिर था कि ये शख्स जो CCTV फुटेज के अंदर जिंदा है, ये किस तरह मरा हुआ सर्विसेज हॉस्पिटल वाले क्लेम कर रहे हैं। ये शख्स 6:12 पे आता है जी, 11 पे 6:12 के ऊपर इसका चेकअप होता है और तकरीबन 6:13-14 के ऊपर इसको अंदर ले जाया जाता है इंडोर के अंदर, और वहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं आते।
बिजी होंगे, उनका तो कोई काम ही नहीं है हॉस्पिटल में आना। हॉस्पिटल डॉक्टर्स के लिए थोड़ी बना है, डॉक्टर्स को तो वहां पर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। खैर, डॉक्टर साहब नहीं आते और इसमें इस जवान शख्स की डेथ हो जाती है। 5 घंटे उसके बाद एक ऑब्वियसली जो लवाहिकीन है उनकी वहां पर बदमज़गी होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है और 5 घंटे सर्विसेज की इमरजेंसी बंद रहती है। लोग मर रहे हैं तो मरे, इससे क्या लेना देना है। उनकी अपनी वो डॉक्टर फोबिया, जिस तरह आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पीआईसी के अंदर वुकला गर्दी हुई थी और वहां पर 6 लोगों को कत्ल किया था वुकला ने, उसी तरह सर्विसेज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कत्ल किया हामिद यासीन का और कोई पूछने वाला नहीं था। यह हुकूमत बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। सड़क पे लोग खड़े थे, वहां पर एआरएफ बुलाई गई, वो उनको डंडे मारने लगे, वहां पर माएं रोने लग गई कि हमारा बेटा मार दिया इन लोगों ने, तुम भी किसी के बेटे हो, तुम देख तो लो इन लोगों ने किया क्या हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर्स ने यह डेथ सर्टिफिकेट दे दिया कि यह शख्स जो आप वीडियो में देख रही हैं, यह वीडियो झूठ है, यह शख्स मरा हुआ रिसीव हुआ था सर्विसेज हॉस्पिटल को। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहां है, किसी को पता नहीं। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार क्यों नहीं इस चीज को देख रहे। अब उन्होंने कहा जी हमने नोटिस लिया है। मैं सिर्फ एक सवाल है जो आज मैं डॉक्टरों से पूछना चाहता हूं, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, यह किसी माड़े का बच्चा ना होता, यह होता किसी तगड़े की औलाद। मैं देखता सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ होता क्या, इनके डॉक्टरों के साथ क्या होता, इनकी डिग्रियों के साथ क्या होता। सिर्फ और सिर्फ ये शख्स एक गरीब का बच्चा था, वो मां जो सड़क पे रो रही थी, वो बीवी जो सड़क पे रो रही थी, वो बच्चे जो बिलक रहे थे सड़कों के ऊपर, सिर्फ उनको पूछने वाला कोई नहीं था। ये है रियासत मदीना। एक आम आदमी जिस तरह मर गया और कोई पूछने वाला नहीं। और आज इस प्रोग्राम से कुछ देर पहले टिकर चल रहे थे कि जी उस्मान बुज़दार ने इसका नोटिस ले लिया है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंसान को सब्जेक्ट समझना कब खत्म करेंगे। इंसान सब्जेक्ट नहीं है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। अगर वो किसी गरीब के घर पैदा हो गया है तो उसको इतना जलील मत करो, और अगर कोई इस किसी अच्छे घर में पैदा हो गया है या किसी अच्छी पोजीशन पे आ गया है तो वो उस चीज का नाजायज फायदा ना उठाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर की बात कर रहा हूं, जहां से 1 मिनट के रास्ते पर सर्विसेज से उस्मान बुज़दार साहब का घर है, GOR1, जहां पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहते हैं, जहां पर तमाम पंजाब की ब्यूरोक्रेसी रहती है, जहां पर गवर्नर हाउस है। लेकिन किसी को बॉदर नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यह शख्स हामिद यासीन किसी गरीब का बच्चा था। और अगर यह मर गया तो इससे क्या फर्क पड़ा? क्या पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ा? नहीं। किसी इंसान को कोई फर्क पड़ा? हां पड़ा, क्योंकि एक इंसान की डेथ हुई। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा 6 घंटे तक हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी शान में गुस्ताखी हो गई है। तुम लोगों के साथ वो होना चाहिए कि दुनिया इबरत हासिल करे जिस तरह तुम लोगों ने इस शख्स का कत्ल किया है। ये कोई मिस हैंडल नहीं हुआ, ये कत्ल किया है सर्विसेज हॉस्पिटल के लोगों ने। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आई रियली वांट टू सी व्हाट शी डज नाउ। बहुत बातें करती हैं कि मैं बहुत काम करूंगी, माओ की तरह है हमारी, लेकिन आई रियली वांट टू सी व्हाट शी डज नाउ। कल मैंने उस्मान बुज़दार की तारीफ की थी। आई वुड रियली वांट टू सी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या करती है, उस्मान बुज़दार क्या करते हैं। उस्मान बुज़दार वही शख्स है जिसको इमरान खान कहते थे कि इसका ताल्लुक एक गरीब तबके से है। तो एक गरीब तबके का चीफ मिनिस्टर अगर आज पंजाब का वजीर आला है तो मैं देखना चाहता हूं कि हामिद यासीन जो एक गरीब घर का था और मर गया, और उसका रिजल्ट यह है कि डेथ सर्टिफिकेट में कहा जा रहा है कि हमें मरा हुआ रिसीव हुआ। इन डॉक्टरों के खिलाफ ये लोग क्या करते हैं, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इंसान को इंसान समझ लें, इंसान को इंसान समझें, इंसान को सब्जेक्ट ना समझें। और खुदा के लिए अगर कोई गरीब है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, उसको मेरे रब ने शायद उस तरह पैदा किया है। खुदा के लिए, खुदा की जो मखलूक है उसकी इज्जत, उसकी कदर करें। इस कत्ल का इल्जाम, इसके मुजरिम जो हैं ये सर्विसेज हॉस्पिटल के वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उसके बाद वहां पर हड़ताल की और फिर एडिशनल सेक्रेटरी को आना पड़ा है, व्हाटएवर दे हैव डन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते जिंदगी